जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का फ्रंट न्यूज़ पे जो भी आर्टिकल है उसकी डिटेलिंग देखी जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, यहाँ पे पूरी कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो आपकी बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करने के बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ को क्या लेने के लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वो कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी डिजिटल नोट्स भी पीडीएफ के साथ भी वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा डैम जो है उसको लेकर के काफ़ी न्यूज आया। तो ये है चाइना की लीडर माओनिंग। इनका ये कहना है कि जो ब्रह्मपुत्रा डैम बना रहा है चाइना, वो इंडिया पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बांग्लादेश पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, इनका ये कहना है। अब हम चाइना पे कैसे यकीन कर लें, ये तो अपने आप में ही बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर के इंडिया बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव है इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं कि जो डैम बनेगा वो यहाँ पे इंडिया को किस हद तक इम्पैक्ट करेगा, वो हम चीज़ें देखेंगे। और ये बहुत ही बड़ा, यानी विश्व का सबसे बड़ा डैम बन सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिवर है ये, और इस रिवर की पूरी डिटेलिंग भी आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे इस रिवर को लेकर के। तो यारलुंग सेंगपो रिवर या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर, इनको अलग अलग नामों पे जाना जाता है। यारलुंग सेंगपो रिवर ही ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये रिवर आपको तिब्बत वाले रीजन में इस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब चाइना ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है कि मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन, इसका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव। तो इस रिवर पे इम्पाउंड करेगा ये हाइड्रो पावर स्टेशन। तो हाइड्रो पावर का क्या मतलब होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, स्टोरेज बढ़ाएगा, जिसके कारण तिब्बत वाले रीजन में ये चीज़ें लगेंगी, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के रूप में जानी जाती है जब भारत में प्रवेश करती है। दिसंबर 2024 में ये प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, लगभग 60,000 मेगावाट तक ये प्रोडक्शन करेगी। एनुअल जनरेशन 300 बिलियन किलोवाट आवर होगी, जो 3 गॉर्जेस डैम को भी पास कर जाएगी, उससे बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट की लोकेशंस कहाँ पे है, तो मीडॉक काउंटी जो प्रांत है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में, जो चाइना ऑक्युपाई किया है, समझ सकते हैं आप, उस रीजन में। तो इंडिया बॉर्डर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पास ये लोकेशन पड़ेगी, मीडॉक काउंटी। और ये हार्नेस लगभग हो रहा 2000 मीटर एलिवेशंस, सोच लीजिए रिवर का, इस गॉर्जेस पे होगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है। 50 किलोमीटर स्ट्रेच एरिया को प्रभावित करेगा रिवर। और यारलुंग सेंगपो ग्रैंड कैन्यन वर्ल्ड की डीपेस्ट कैन्यन सिस्टम मानी जाती है। कैन्यन क्या हो गया, ये वैली हो गई और ये कैन्यन हो गई। ठीक है, यहाँ पे डैम बनना है। ठीक है, टाइमलाइन इसकी 2033 तक कंप्लीट करने की दी गई है। शुरुआत तो 2024 में हो गई है। इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो 1 ट्रिलियन युआन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली खर्चा होने वाला है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब आते हैं यहाँ पे डैम कौन कौन से यहाँ पे बन रहे हैं।
तो सबसे पहले इसी डैम को हम देखेंगे यहाँ पे, मीडोग हाइड्रो पावर स्टेशन। ये तिब्बत के आसपास पड़ता है। इसकी कैपेसिटी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बताई गई है, जो 60,000 के आसपास मेगावाट के आसपास है। 2024 में ये चीज़ें हैं। दूसरा जांगमू डैम, तीसरा डागू डैम, चौथा जीजेगू डैम, पांचवा लांगचेम डैम। ये सब डैम जो है बनाए जाएंगे किस नदी पे? यारलुंग सांग पे, जिसे हम ब्रह्मपुत्रा रिवर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर डिटेलिंग आप देखेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है नियर बाई मानसरोवर रीजन से, माउंट कैलाश तिब्बत से। वहाँ पे इसका नाम यारलुंग सांग पे है। 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है, यानी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है उनमें से एक ये भी आती है। इट इज नॉट वर्ल्ड लार्जेस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। कोर्स की अगर बात करें तो फ्लो होती है कहाँ से? तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में आकर के बह जाती है। अलग अलग नाम से तीनों कंट्री में जानी जाती है। यारलुंग सांग पे तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आके सियांग और दिहांग, आसाम में आते ही ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में जैसे ही पहुंचती है तो जमुना के नाम से ये जानी जाती है और मर्ज कर जाती है गंगा से, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा इसमें समय भी लगेगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी अलग अलग हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। दिबांग, लोहित, धनसिरी और बुरही, दिहांग। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सुबनसिरी, मानस और सनकोस आ जाती हैं। यूनिक फीचर क्या है? जेंडर। ये एक ऐसी रिवर है जो मेल से रिप्रेजेंट करती है। देखिए भारत की नदियाँ देखिए, गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, सारी की क्या है? फीमेल है। ठीक है। टाइडल इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो यहाँ पे इट्स लोअर रीचेस में काफ़ी इम्पैक्ट करती है। रिवर आइलैंड की बात करें तो मान लीजिए ये रिवर है, चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसी को रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, यानी रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड। तो विश्व की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड अगर कहीं है तो वो आपके मजूली, असम में पड़ती है। ठीक है। और उमानंदा, स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड भी यहीं पे पड़ती है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी के मामले में रिच फ्लोरा और फैना, पेड़ पौधे और एनिमल भी यहाँ पे हैं। इंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन भी यहाँ पे प्राप्त होती है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रो पावर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी इस रिवर की बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अब चलेंगे थोड़ा मैप की बैकग्राउंड डिटेलिंग को और देखेंगे कि कहाँ पर यारलुंग सेंगपो रिवर है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा ये मैप है। जिसने भी इस मैप को डिजाइन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यारलुंग सेंगपो की अगर बात करें यहाँ पे तो ये रिवर है जिसे सेंगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। मैं तिब्बत ही कहूँगा, हालांकि चाइना के रीजन में अब आ चुका है तो मैं तिब्बत ही बोलूँगा। अब ये रिवर देखिए कैसे यहाँ पे प्रवेश करती है अरुणाचल में, तो सियांग दिहांग के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और जैसे ये बांग्लादेश में आ जाती है जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तब जमुना के नाम से जानी जाती है। तो गंगा भी अपनी बहती हुई बिहार और वेस्ट बंगाल से आती है यहाँ पे, और जैसे मिलती है, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन? गंगा। अब पद्मा और जमुना जब मिलती है यहाँ पे तो मेघना के नाम से जानी जाती है। अल्टीमेटली मेघना ही बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने पानी को उड़ेल देती है, माउथ ऑफ गंगा जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये मेघना रिवर ही है जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों इसमें मिलती है। ये कुछ ट्रिब्यूटरी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यमुना है, ये गंगा है और ये
इस साइड की जो रिवर है इंपॉर्टेंट नॉर्थ साइड की, वो यहाँ से कोसी से लेके, गंडक से लेके, घाघरा से लेके, गोमती से लेके, ये छोटे छोटे रिवर हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर और डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर में भी अंतर है। ट्रिब्यूटरी रिवर ऐसे निकली और इसकी सहायक नदी बन गई, बहने की दिशा जो इस नदी में जाकर के मिल गई। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ये रिवर हो गई जो ऐसे निकली और ऐसे ऐसे इधर आ गई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, याद रखिएगा। इसी की ब्रांच इधर से निकल गई और ये वाली ब्रांच जाके इसमें जुड़ गई, तो ट्रिब्यूटरी ये हो गई और डिस्ट्रीब्यूटरी ये हो गई। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं लोकेशन की। आखिर वो लोकेशन है कहाँ जिस पे डैम बनाई जा रही है। तो ये देखिए, लोकेशन ये वाला रीजन है। ठीक है, इस अरुणाचल वाले रीजन पे बहुत सारे डैम बनाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट में आपको मैं बताया, ये सारी डैम कहाँ पे बनाने का प्रोजेक्ट है, यहीं पे। तो अब इसका इम्पैक्ट हम समझेंगे। आशा करता हूँ जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और काफ़ी इजी तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। मान के चलिए इनकी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लगभग ये 50,000 मेगावाट तक प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा डैम, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डैम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है इनकी, जिसके कारण जो आपका असम वाला एरिया है, असम वाला एरिया में वाटर की फ्लो कम होगी। वाटर की फ्लो कम होगी तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, ठीक है, वो घटेगी, क्योंकि इस वाले रीजन में ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगी तो वहाँ की लोगों की इनकम भी प्रभावित होगी। तो ये केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। लेकिन अगर आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इस नदी की पूजा से लेकर के कनेक्ट करता है एक दूसरे के कल्चर को भी, वो सब भी प्रभावित होंगी। प्लस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से देखेंगे तो फ्लोरा और फौना बहुत डाइवर्स है इस रीजन में, वो भी बहुत है ज़्यादा प्रभावित होंगी। तो एक नदी केवल एक नदी नहीं है मात्र, वो आपके कल्चर की, रिलीजन की चीज़ों को आपस में जोड़ता है। तो यही थी पूरी कहानी जो मुझे आपको थी बतानी। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर से सपोर्ट करिए, लाइक करिए। और इसको मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर से कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस चीज़ को देखी जाएगी। सबसे पहले थोड़ी सी साइड में एक चीज़ छूट गई है। मनमोहन सिंह का फ्यूनरल हुआ है रिसेंटली, और अंतिम संस्कार में यहाँ पे कांग्रेस जो डिमांड कर रही है कि उनकी जो मेमोरियल साइट है वो सही जगह पे होनी चाहिए। निगम बोध घाट पे हुआ है इनका। ठीक है, याद रखिएगा, निगम बोध घाट। ठीक है, अब ये कहाँ चाह रहे थे, ये कहीं समवेयर शक्ति स्थल, ठीक है, समवेयर शक्ति स्थल के पास इनका डिमांड हो रहा था, लेकिन इनको निगम स्थल अलॉट किया गया। तो ये एक प्रकार से कह रहे हैं कांग्रेस का आरोप है, इंसल्ट है ये फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी ट्रिब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आए हुए हैं। ये इनकी पत्नी है मनमोहन सिंह की। तो इनका अंतिम संस्कार भी यहाँ पे हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको कंसीडर करके आगे एडिटोरियल की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार एडिटोरियल है। अच्छे से पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। मनमोहन एक आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन थे। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन इस प्रकार की बोल रहे हैं। अनवर जो है वो कह रहे हैं कि ये मेरे मित्र
और मेरे भाई के जैसे थे। तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं। तो देखिएगा इनका योगदान जो है रसिया से लेकर के यूएसए से लेकर के नेबरहुड कंट्री जो है उन तक, यानी अपने इंडिया को अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल तक किसी ने पहुंचाया है। तो इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, इनके रोल को कम नहीं आंका जा सकता। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला जा रहा है यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिससे इंडिया का दबदबा काफ़ी आगे बढ़ा है। यूएस इंडिया रिलेशनशिप में भी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन क्या कह रहे हैं कि इंडिया हैज लॉस्ट ए ग्रेट मैन और फ्रांस का फ्रेंड भी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया की नेबरहुड कंट्री आती है आपकी पाकिस्तान भी। तो सबसे पहले एक चीज बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो जन्म हुआ वो आपके पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ था। और पाकिस्तान में जन्म कहाँ पे हुआ? तो एक जगह है गाह, गाह गांव में, यहाँ पे इनकी विलेज, इस गांव में इनका जन्म हुआ था। तो 4-5 साल की उम्र तक वो शिक्षा अपनी वहीं पे भी लिए थे, एजुकेशन वहीं पे लिए थे। तो ये सारी फैमिली है जो शोका कुल भी है और मनमोहन सिंह को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी यहाँ पे मिलती है, जिसके कारण कुछ यहाँ के लोग थे वो मिलने भी आए थे जब मनमोहन सिंह भारत के पीएम रहा करते थे। तो मिलने भी आए थे। 2008 में ये लोग राजा रशीक अली और उनके नेफ्यू राजा मोहम्मद अली स्कूल मेट थे जो ट्रेवल करके दिल्ली आए थे और 2008 में राजा से मिले थे। इसकी पिक्चर्स भी है, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो काफ़ी कनेक्ट करती हैं इंडिया और पाक को, ये चीज़ें। हालांकि आज के डेट में तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड चीज़ें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं इनको लेकर के कि कैसे ये 1954 में यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर हासिल करते हैं और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर इकोनॉमिक्स को लेकर के पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं। 1971 में गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में कॉमर्स मिनिस्ट्री में। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। 82 में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो जाते हैं। गवर्नर बन जाते हैं 82 से 85 में। 85 to 87 में सर्व करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। उसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ते बढ़ते आते हैं और 2004 से 14 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहते हैं। तो दोस्तों इनका एक ब्यूरोक्रेट से लेकर के सफ़र एक पीएम तक सफ़र रहा है। और ये जो एमपी रहे हैं वो आसाम से एमपी चुने जाते हैं राज्यसभा मेंबर से निकल के। तो ये चीज़ें हैं कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको मुझे बतानी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन इनकी चीज़ें यहीं पे नहीं ख़त्म हो रही हैं। इनकी चीज़ों को आज देखी जाएगी कि क्या मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन है। मनमोहन सिंह की डिटेलिंग तो मैं पिछले वीडियो में दिया था, तो ये स्लाइड्स पिछले वीडियो का ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे जो हुआ उसको डील करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाला पीरियड यहाँ पे है जो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लेके आते हैं, मनरेगा जैसे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, न्यूक्लियर डील यूनाइटेड स्टेट के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। लेकिन अब जो है इन चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमी भारत की ग्रोथ हुई वो कैसे हुई। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? क्वेश्चंस ये कई बार आया हुआ है और आपके ही एग्जाम्स में आया हुआ है।
ठीक है। अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि सर ये कहाँ से आप पढ़ा रहे हो, ये तो कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे है और इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी है, क्वेश्चंस आते भी हैं, इसीलिए इसको समझिए तभी जा करके आगे उनकी चीज़ों को आप समझेंगे। ये हिंदू ग्रोथ रेट है क्या? तो इसको राज कृष्ण ने इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट थे ये और 1970 में इसका प्रयोग होता है। हिंदू ग्रोथ रेट है क्या? तो ये किसको बोला जाता है? लो एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो अप्रॉक्स 3.5% के आसपास होती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर के 1991 तक इसी प्रकार का कुछ ग्रोथ रहा है। इसी को हिंदू हिंदू ग्रोथ रेट बोला गया है। अब हिंदू ग्रोथ रेट आपके किसी रिलीजियस कनेक्शन से नहीं देखा जाता है। ठीक है, ये 1991 तक, ये जो चीजें हैं 1947 से लेके 1991 तक, इस पीरियड को हिंदू ग्रोथ रेट बोला जाता है। तो हिंदू ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक पॉलिसी, लाइसेंस राज, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड होता था, पॉपुलेशन की ग्रोथ भरमार थी। इन चीज़ों पे फोकस करके यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी को हिंदू ग्रोथ रेट बोला गया है। अब आगे आएंगे कि जो रिफॉर्म लेकर के आए हैं मनमोहन सिंह, वो क्या थी। तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी रिफॉर्म लाते हैं और भारत की जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, उस क्लोज्ड इकोनॉमी से भारत मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे ओपन कर दी जाती है अपनी इकोनॉमी। ठीक है, ये 1991 में रिफॉर्म लाते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी में बड़ा चेंज भी करते हैं। तो प्री 1991 की इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री और लाइसेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जल्दी लाइसेंस मिलते नहीं थे, इसलिए ओपन हो नहीं सकती थी क्या, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती थी, जिसके कारण फॉरेन ट्रेड बहुत ही कम यहाँ पे चीज़ें थी। इकोनॉमी फेस करती थी इनएफिशिएंसी, लो ग्रोथ रेट, तो जिसको हम यहाँ पे 3.5 हिंदू रेट ग्रोथ बोले हैं। 1991 में क्राइसिस आती है, सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन को फेस करता है, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाती है, तब जाकर के आईएमएफ प्रोवाइड करता है एक बेल आउट, मतलब कि आपको ये रिफॉर्म करनी पड़ेगी जिसके कारण आपको हम सपोर्ट करेंगे। इसका दावा है आईएमएफ का। तो इंडिया इन चीज़ों पे विचार करता है। उस वक्त मनमोहन सिंह जी रहते हैं और ये सलाह भी देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमने ये कार्य करना है। तब आती है वहाँ पे एलपीजी की रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन आती है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? जो भी चीज़ें हैं, रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशन, इनमें हम क्या करेंगे, इन चीज़ों में रिलैक्सेशन देंगे, छूट देंगे। जो भी गवर्नमेंट इतना रिजिड बन के कंट्रोल करती है, तभी जा करके यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक की एक्टिविटी होगी। नहीं तो कैसे होगी भैया? यहाँ पे अगर आप हर चीज़ में लाइसेंस मांगेंगे, इंडस्ट्री की पॉलिसी, रेगुलेशन, नियम इतना स्ट्रांग बना देंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। समझ गए? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज होती है, फॉरेन ट्रेड में चेंज होती है, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म होती है, टैक्स में रिफॉर्म होती है, इन चीज़ों में होती है। अच्छा, यही वैल्यू एडेड टैक्स है जो सब्ज्यूम हो गया आपके जीएसटी में, याद रखिएगा। तो इस प्रकार की चीजें धड़ाधड़ चीजें होती हैं। सेबी को डीमैट, जो आज अकाउंट है जिसे हम डीमैटेरियलाइज कहते हैं, पहले सेबी यहाँ पे लिखित चलती थी, पर्चों पन्नों पे चलती थी, आज डीमैटेरियलाइज्ड हो गई है। तो इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये सोचिएगा मार्केट रेगुलेशन में। तो इन्होंने इन चीजों पे भी फोकस किया है, फाइनेंशियल सेक्टर पे। प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज टू प्राइवेट प्लेयर। तो प्राइवेटाइजेशन का रोल है, ठीक है, ये चीजें लेकर के आए तो जाकर के डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये भी चीजें हुई हैं यहाँ पे। तो ये फिजिकल जो बर्डन था वो कम हुआ है, ठीक है। इनकरेज करी है प्राइवेट पार्टनरशिप, रिड्यूस करी है रोल ऑफ पीएसयू, एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन हो गई, मारुति सुजुकी भी आया। आपको याद होगा
मारुति सुजुकी जब आया तो ये इसकी भी डिमांड इतनी बढ़ी थी, तो ये डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसकी एक लाइन लगती थी, वेटिंग लगती थी, सॉरी वेटिंग, कि हाँ मुझे चाहिए, ऑर्डर करिए, आज आ रही है 1 साल के बाद। तो ये चीज़ें चल रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसकी अपने समय में मारुति सुजुकी की डिमांड थी, क्योंकि ये पब्लिक से प्राइवेट एंटिटी तक पहुंच गई थी। तो यही प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे इजीली चीज़ें अब फैक्ट्री में बननी शुरू हो गई थी। ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है अपनी इंडियन इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो एफडीआई भारत में आना शुरू हो जाती है, हर एक सेक्टर, ठीक है। तो आईटी में 100%, 74% टेलीकॉम में। आज के परिदृश्य में देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें इंक्रीज करी गई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ज्वाइन करता है डब्ल्यूटीओ को 1995 में, ताकि ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को फॉलो हो सके। इनकरेज करता है मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी को, सेटअप करिए भैया अपनी ऑपरेशन इंडिया में। एलपीजी के इम्पैक्ट क्या है? केवल बेनिफिट ही नहीं दोस्तों, कोई चीज़ें हुई हैं तो प्लस प्लस माइनस दोनों चलती हैं साथ साथ, और ये साथ साथ क्या है तो पॉजिटिव आउटकम। इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर में बूस्टअप आई है, इंक्रीज हुई है एफडीआई एफआईआई दोनों चीज़ें, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुई है, कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ी हैं। चैलेंजेस क्या हैं तो इनइक्वालिटी ग्रोथ आई है, थोड़ी सी जॉबलेस ग्रोथ भी आई है, ओवर रिलायंस हो गया है भारत इंपोर्ट पे, प्राइवेटाइजेशन की इशू आई है, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट भी करा गया है कई जगहों पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये चेंजेस किया है, ठीक है। तो एक प्रकार से शिफ्ट किया है फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी जो नेहरू जी लेकर चल रहे थे, टू ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन भी आज के डेट में है। तो पोजीशन इंडिया की अगर देखेंगे तो मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर के रूप में इमर्ज किया है। फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट रिफॉर्म और जीएसटी 2017 में आता है, लेबर कोड रैशनलाइजेशन 2020 में आता है। तो ये थी इनकी सफर, ठीक है। छोटा सा एलपीजी रिफॉर्म की डिटेलिंग थोड़ा अच्छे से मैं दिया हूँ, तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 24 घंटे के अंतर्गत जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि ये कई दिनों से दोस्तों, डल्लेवाल साहब हैं, कई दिनों से ये हंगर स्ट्राइक पे हैं, इनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब जो गवर्नमेंट है उसको ये बातें बोल रहा है, और सेंटर यहाँ पे कोई चीज़ सुन नहीं रही है इनकी इश्यू को, इसीलिए क्या यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। देखते हैं कैसे टैकल होती है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे हैवी बर्फबारी हुई है, देख सकते हैं काफ़ी जगह बाधित हो गई है रूट वगैरह। यहाँ पे बड़ी मजेदार एक न्यूज़ है, इसको देखा जाएगा। ये फ्लॉगिंग कर रहे हैं अपने आप को, तमिलनाडु के बीजेपी चीफ अपने आप को फ्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्लॉगिंग क्या होता है, अपने आप को सोटे मारना। देखिए सोटे मार रहे हैं ये नंगा होके, कितना अच्छा काम है ये। तो अपने आप को सोटे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे ये देखिए, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वहाँ पे कुछ लड़के लड़कियाँ वॉक पे निकलते हैं, तो वो कुछ फॉरेस्ट एरिया भी है उसके अंदर प्रीमाइस पे, जिनके कारण उनको एक सेक्सुअल असॉल्ट फेस करना पड़ता है लड़की को, और इस प्रकार की चीज़ें ना हो उसको लेकर के ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को सोटे मार रहे हैं, ठीक है। ये घटनाएं हुई हैं। अब एक घटना और मैं जोड़ के, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है ये चीज़ें। एक घटना है आपके कर्नाटका का, जो आपके प्रज्वल रेवन्ना है, इनकी वीडियो भी रिलीज होती है दोस्तों। लगभग 3000 सेक्सुअल असॉल्ट रेप करने का वीडियो है, ठीक है। इस समय इनको नहीं ज्ञान आया, ठीक है।
इनको ज्ञान आया इस वक्त तमिलनाडु के वक्त। चलिए ठीक है, खैर जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और इस प्रकार का चीजें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी महिलाओं के प्रति। एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग 3.5% बढ़ गई है, यानी जो आप बचा के रखे हैं अपने घर में, ठीक है, उसकी जो स्पेंडिंग है 3.5% और बढ़ा लीजिए। वही यहाँ पे 23 जुलाई का गवर्नमेंट का सर्वे बता रहा है। तो यहाँ पे चीजें हैं, आपके पॉकेट से पैसे ज्यादा खर्च होने वाले। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, उसी अथॉरिटी की यहाँ पे बात चल रही है कि किस प्रकार से सेक्सुअल असॉल्ट फेस किया गया कैंपस अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में, जो अभी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था। इसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। चेन्नई में यहाँ पे चीजें हुई हैं और सही मायने में आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट थी उसका यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि अन्नामलाई जैसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो लोग सेफ कहाँ हैं, कहाँ पे लोग सेफ हैं? तो ये पब्लिक स्टेट रनिंग इंस्टीट्यूशंस है अन्ना यूनिवर्सिटी, जिसके कारण यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। सेक्सुअल असॉल्ट जो फेस किया है यहाँ पे, उसने तुरंत पुलिस को फोन भी किया है, वुमेन पुलिस वहाँ पे पहुंची भी है और अब उसकी कंप्लेन को यहाँ पे लिया भी गया है। पुलिस किसी किसी को अरेस्ट किया है, हालांकि सही प्रकार से तो न्यूज कुछ दिन के बाद ही आएगी। यहाँ पे हायर एजुकेशन मिनिस्टर इस इंसिडेंट के बाद क्या बोले हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि जो चीजें हैं वो कैंपस में यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएं, सही प्रकार से यहाँ पे झाड़ियों को ट्रिम किया जाए, जो भी अलग अलग यहाँ पे झाड़ी हुई है, झाड़ी का मतलब प्लांटेशंस, और काफी ह्यूज यहाँ पे देखा जाए क्राउडेड प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण उनको ट्रिम करने की बात करी जा रही है। तभी तो कोई चीज़ें ट्रैक हो पाएंगी, दिखेंगी कि एटलीस्ट हो क्या रहा है। उसके अंतर्गत अगर प्रीमाइस है अन्नामलाई का, ये इसके अंतर्गत कौन एंट्री ले रहा है, आईडी चेक होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे रेगुलेशंस भी होनी चाहिए कि कोई फैमिली मेंबर या फिर वर्कर स्टाफ को जो भी जाए उसकी प्रॉपर तरीके से डाटा भी रखी जाए। तो ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। एवरी कॉर्नर आपको चेकआउट करनी पड़ेगी सही प्रकार से, तभी जाकर के जो वायलेशन हो रही है इस प्रकार की चीज़ें वो सही ढंग से रोकी जाएंगी। तो यहाँ पे इसी अप्रोच को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। तो पूरी डिटेलिंग यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दे दिया कि इस प्रकार से सिक्योरिटी इन सेफ्टी पे एडिटोरियल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो है लीक हुआ है, उसी को लेकर के ऑनलाइन एजुकेटर सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर भी, ठीक है, पॉपुलर ऑनलाइन एजुकेटर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आए हैं सपोर्ट करने के लिए। सही मायने में मेरा यही कहना है, अगर बीपीएससी की पेपर दोस्तों लीक हुई है, ठीक है, तो किसी एक सेंटर पे लीक हुई है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसकी वेस्ट वाली जो ईस्ट वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पूर्णिया हो गई, कटिहार हो गई, इन सब डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे जगहों पे पेपर लीक हुई है, ये बोल रहे हैं। लेकिन एक ही सेंटर पे बापू धाम वाले पे पेपर जो लीक हुई है सेंटर पे, लगभग 12,000 प्लस में कैंडिडेट है। इतना बड़ा सेंटर लगभग 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट कवर कर जाएगा ये, तो कोई एक सेंटर नहीं है, ये बहुत बड़ा सेंटर है। दूसरा कि अगर पेपर एक जगह से लीक हो रही है, ठीक है, पेपर एक जगह से लीक हो रही है तो पूरी पेपर सिस्टम को ही इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है।
ठीक वही बात हो जाएगी ये, जिस प्रकार से आप नॉर्मलाइजेशन का इश्यू निकाले थे, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये वाली क्वालिटी कैसे होगी और ये पहली वाली क्वालिटी कैसे होगी, दोनों को तो मैच नहीं करा सकते, यानी दो पेपर सिस्टम यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, एक ही पेपर लीजिए और सही से लीजिए ताकि लीक ना हो। इसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की होगी और कमीशंस की होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे रूल्स दैट स्टील मैनेकल द कैप्टिव एलिफेंट। यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। कैप्टिव एलिफेंट किसको कहते हैं? ऐसे एलिफेंट जो जंगल से लेकर के आते हैं, ठीक है, और लाने के बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। एजुकेट का मतलब ट्रेनिंग ही है, जिसके कारण वो आपके किसी भी सेरेमोनियल में, किसी भी पॉलिटिक्स के रैली में, कोई भी फंक्शन में वो यहाँ पे अटेंड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उन्हें कैप्टिव एलिफेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार की क्रूएलिटी न हो उसको लेकर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी बनाई गई, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे कमियां भी रह गई। इलीगल कैप्चर नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कैप्टिव एलिमेंट को लेकर के यहाँ पे रूल्स भी 2024 में बनाया, फिर भी ये रूल सफिशिएंट नहीं है, इसमें भी लैकूना और कमियां हैं। यहाँ पे इनको ट्रेड किया जा रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ, ये भी गलत बात है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द एलिफेंट टेम्पोरली यहाँ पे हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं ही नहीं कि इस चीज़ को रोका जाए। हालांकि रूल्स बनाए जाए फिर भी यहाँ पे लैकूना रखी जा रही हैं। तो एलिफेंट डायरेक्टली अंडरमाइन कर रहे हैं एलिफेंट कंजर्वेशन को यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एलिफेंट को उसके हैबिटेट से आप लेकर के अपने हैबिटेट पे ला रहे हो, तो इसका क्या कर रहे हो आप? इकोनॉमिक यूजेज के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सेरेमनी है, रिलीजियस सेरेमनी, फंक्शन है, पॉल है, वोटिंग सिस्टम, इन चीज़ों को, रैली है, हर प्रकार से इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसको प्रेस्टीज के रूप में व्यक्ति देखता है। ठीक है। माइक्रोचिप मिसयूज भी हो रहा है। इनके ऊपर चिप होती है जो ट्रैक करी जाती है कि कैसे कैप्टिविटी हो रही है, और कैप्टिविटी में बर्थ भी हो रही है। यानी जब इसको लेकर के आ रहे हैं, आप इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये आपके अनुसार रहती है। फिर इसको यहाँ पे जब इनका बर्थ होता है तो उसकी बर्थ भी यहाँ पे कैप्टिव में आ जाती है, तो उनकी बेबी भी उसी वातावरण में आ जाती है। अब तो नेचुरल एलिफेंट का जो हरकत है वो ख़त्म हो जाता है, नेचुरल, और यहाँ पे कैप्टिविटी में उसकी बेबी भी रहने लगती है, या लगता है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे फोकस करी गई है। तो सही मायने में चिप का जो प्रयोग होना चाहिए उसका भी मिसयूज हो रहा है। ठीक है। ट्रेड एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में हो रहा है। अगर एक स्टेट वाले उस एलिफेंट को बियर नहीं कर सकते, उसके खर्च नहीं वहन कर सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को सेल आउट कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक स्टेट में दूसरे स्टेट तक चीज़ें पहुंच रही हैं। मिनिस्ट्री का एफर्ट है कि इस प्रकार से कैप्टिव एलिफेंट को यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे सराहनीय भी करता है, वहीं पे इस चीज़ को रेमेडी के रूप में बनाता है कि नियम नहीं भी होना चाहिए। तो दोनों तरफ से है, जो कि बहुत ही रिग्रेटेबल है। सोचिए, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की तरह इनको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, और इनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस हो रही है। तो ये चीज़ों पे फोकस करी गई है, एनिमल के राइट्स की बात करी गई है बार बार, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं कि इनको हम इनके हैबिटेट में रखने की बात करती हैं। तभी तो बहुत सारा प्रोजेक्ट एलिफेंट से लेकर के MIKE ये प्रोजेक्ट तक हम लोग लेकर के आए, और इसको लेकर के प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको संरक्षण करने की शक्ति भी प्रदान करी गई है। लेकिन इनको हम यहाँ पे आपको डिटेलिंग दी है कि कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। रिलीजियस एक्टिविटी से लेकर टूरिज्म से लेकर के शो से लेकर के प्लस रैलीज में भी इनको लेके आया जाता है। अगर जीत जाते हैं लोग तो सेरेमनीज कोई होती है,
फंक्शन होती है तो भी, शादी होती है तो भी बहुत सारे लोग मंगाते हैं। ऐसी चीज़ों के ये शिकार हो रहे हैं और इनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। इसके कुछ नोट्स हैं जो यहाँ पे एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट के तहत इनको कंजर्व करी गई है। 1972 बताया दिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इनको 1986 में इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत भी इनको करी गई है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ये सारे एक्ट भी क्वेश्चंस में आए हैं, इसीलिए दिया हूं मैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1916 में इनके इन चीज़ों पे फोकस करी गई है। साइट्स आता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये सिग्नेटरी है इंडिया इस चीज़ का कि आइवरी की ट्रेड ना हो। आइवरी मतलब हाथी का दांत, टस्क। हाथी का दांत देखें, हाथी का दांत ये नहीं है, ठीक है, ये टस्क है। दांत उसके भी छोटे छोटे होते हैं ऐसे अंदर, ठीक है। ये चीजें समझिएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये प्रोविजन है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट एलिफेंट। तो इसको लेकर के ये चीजें हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया ही है 1992 में। माइक आ गया है ये साइट्स के अंतर्गत 2004 में। तो इस प्रकार से एलिफेंट की पोचिंग ना हो। कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है, उसके बाद आसाम में आ जाते हैं, फिर केरला में आ जाते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। तो ये पूरी चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट शुरू करी गई थी। तो यही थी डिटेलिंग जो आपको मुझे बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेटर एंड स्पिरिट की बात करी गई है। डिटेंशन पॉलिसी बच्चों को लेकर के आई गई है। अब यहाँ पे क्या डिटेंशन पॉलिसी बदली है उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी अप टू क्लास 5 तक थी। राइट टू एजुकेशन 2009 में। और ये कौन लाया था? मनमोहन सिंह। ठीक है। डिटेंशन का क्या मतलब यहाँ पे? जेल नहीं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि उनको जेल डाल दे, उनको बैरिड किया जाएगा कि आप एग्जाम में अटेंड नहीं हो सकते। नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई बैर नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। आप एग्जाम दीजिए, फेल होगा तो भी एग्जाम दीजिए आके। कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। यही तो फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे इन चीजों को संज्ञान में लिया गया था। आज के डेट में कुछ बदलाव आ गए हैं। क्या है? तो रिफॉर्म ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक जब आया तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया बच्चे स्कूल जा रहे। कई सारे स्कूल बंद भी थे और स्कूल क्या हर एक चीज़ बंद थी वर्ल्ड की। एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है डिस्क्रिप्शन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी इसको शक्ति दी गई थी वो चीज़ें कम करी जा रही हैं। रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन ये चीज़ें हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे रिमूव किया गया। और ये फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 5 और क्लास 8 यहाँ पे क्या होगा कि एसेस करेगा चाइल्ड को कॉम्पिटेंसी। चाइल्ड इन चीज़ों को जान रहा है कि नहीं। किन चीज़ों को? न्यूमरेसी यानी सिंपल मैथ, ठीक है। इन चीज़ों की इसको काबिलियत है कि नहीं, इसके बारे में कुछ जानना है कि नहीं। यानी लिखना पढ़ना, मैथमेटिक्स और सिंपल कैलकुलेशन, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उसी की बात कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको लेकर के काबिल नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके कारण सी विल बी डिटेन्ड। अगर वो एक एग्जाम दे रहा है, फेल हो गया, पास नहीं हुआ, फिर दूसरा एग्जाम देगा, उसमें भी फेल हो गया, तो इसको बार कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? डिटेन बोला जाता है उसी को। अब वो एग्जाम्स में नहीं बैठेगा प्राइमरी वाले। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इरोड कर रही हैं एजुकेशन सिस्टम को। यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों को बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्पिरिट को। यहाँ पे इस चीज़ को देखना चाहिए। 2020 का जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है उसको भी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब सही मायने में एक कंपटीशन वाली एग्ज़ाम है, उसमें आप कितने अटैम्प्ट दे रहे हो,
लेकिन एक बच्चे की जो 5 से लेके 8 तक है, अगर वो बच्चा फेल हो गया, देखिए सबकी मेंटल कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो उसको आप डिटेन कर ले रहे हो तो उसकी आगे की एजुकेशन तो ऐसे ही हैम्पर हो जा रही है, ठीक है? वो भी 2 अटेम्प्ट बच्चों को। तो यहाँ पे यही बड़ी इश्यू निकल के आ रही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड बाय कास्ट, मार्जिनलाइज्ड बाय एजुकेशन। तो कास्ट और एजुकेशन को रिलेट करके यहाँ पे एडिटोरियल आया है प्यारा सा। किस प्रकार से आईआईटी धनबाद में एक लड़का था माइनॉरिटी ग्रुप का जो पैसा नहीं पे कर पाया, 17,500 एडमिशन फी, तो उसको एडमिशन नहीं मिला। तो उसका राइट्स जो है, राइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप की, तब जाकर के उसको 142 का जब उपयोग किया सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142, तब उसको एडमिशन हुआ। तो यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें, तो एक लड़के को संज्ञान में लिया गया, लेकिन ऐसे तो नंबर ऑफ पीपुल हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ एस्पायरेंट हैं जिनका एडमिशन नहीं करती है। तो ये इश्यू निकल के आ रही है जिसके कारण बहुत सारे बच्चों की ड्रॉप आउट हो जा रही है। और बढ़ती हुई एजुकेशंस की कॉस्ट ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड है ना, और जो लोअर सेक्शन पीपुल है, इनके पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, क्वालिटी इनके अंदर, मेहनत इनके अंदर ये हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण ये एडमिशन लिए। तो यहाँ पे ये लड़के को रोक भी दिया गया था, अतुल कुमार नाम है लड़के का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसी शख्सियत को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब एडमिशन हुआ है। तो इन चीज़ों को समझिए, बैरियर कहाँ कहाँ है, रोक कैसे हो रही है, ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। एक चैन सा बना हुआ है, चैन सा, जिसके कारण उस चीज़ को हम लोग रोक रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम अगर इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो भारत कहाँ जाएगा? आप सोचिए, भारत कैसे डेवलप करेगा? क्या हम केवल अपर सेक्शन को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। अपर सेक्शंस बिल्कुल केवल एक चीज़ को सही प्रकार से नहीं ले जा सकता। तो यही सारी चीज़ें थी, चैलेंजेज हैं। ट्यूशन्स फी इतने बढ़ रहे हैं, आत्म भारत अभियान हम लोग चला रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, आईआईटी दिल्ली, इस प्रकार की चीज़ों की फीसें डबल हो रही हैं। फिनेंशियल कॉन्स्टेंट है, यानी बाधा यही पड़ रही है, ड्रॉप आउट जिसकी वजह से हो रहा है। सोशल एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेज हैं, सिस्टमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ही, एससी, एसटी, ओबीसी हर फील्ड में लेकर के, हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट, इस प्रकार के बैरियर, बाधा अभी भी बने हैं, तो उसको टैकल करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल और ह्यूमन कॉस्ट को देखा जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस फी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाइए, इंक्लूसिव पॉलिसी लाइए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है हमको, कास्ट अवेयरनेस की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, तब जाकर के ये चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकला, आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसा नीडल फ्री इंजेक्शन तैयार किया जिसे सॉकी सिरिंज बोलते हैं। ये सॉकी सिरिंज क्या है? आपके बॉडी में ऐसे लगा देगा और वाइब्रेशन से ये चीज़ें हो जाएंगी। सॉकी रिंज तो पेनलेस इंजेक्शन है। कई लोग सुई लगा से डरते हैं, मुझे भी बहुत डर लगता था यार सुई लगाने से बचपन में, हालांकि अभी नहीं। तो मैं देख के ही डर जाता था, मैं तो भाग भी आया हूँ डॉक्टर के पास से। तो ये चीज़ें हैं, कितने सारे लोग डरते हैं यार सुई से, ठीक है। तो वो चीज़ें अब नहीं है, अब सॉकी वेव्स आएंगी, प्रेशर होगा, जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इस न्यूज़ को समझिएगा। तो प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस अप्लाई करेगी और सॉक सिरिंज जो है वो आप तक चीज़ें पहुँचाएगी। तो कोई भी ड्रग है, कोई भी चीज़ें आपके अंतर्गत यहाँ पे डाल दी जाएंगी। ये कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा था, तो आज भी आया है। जीनत टाइगर है, ये टाइगर कहाँ? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से ये भाग गई है। अब भाग के कहाँ पहुंची है? यहाँ पे झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल। तो ये इसी बॉर्डर पे तैर रही है, ठीक है। तो ये घूम रही है। तो ये एक प्रकार से सेटअप किया गया है 4 टीमें हुला, जिसका मतलब टॉर्च लेके भैया देखो किधर किधर जा रही है, ठीक है। तो ये कई सारे एनिमल को, गोट को, पिग को ये टारगेट कर रही है अपने भोजन के लिए। और ये इन्हीं बाउंड्री पे, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के बाउंड्री पे कई बार ट्रैक करके पता भी लगाया गया। तो इस चीज़ों पे ये है। तो ये इसी चीज़ को लेकर के इस न्यूज़ में बनी हुई है पिछले 1 महीने से अगर हम बात करें तो, क्योंकि ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे
से ये भाग कर आई है। इसका नाम जीनत बताया जाता है, जीनत रखा गया है और इसको ट्रैक भी अच्छे से किया जा रहा है। तो रेसिडेंट्स को वहाँ पे अटेंटिव किया गया है, फॉरेस्ट ऑफिसर एक्टिव हैं, इनका रोल अब बढ़ जाता है इसको टैकल करने में। इस तो यही सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड की कुछ न्यूज़ हैं उसको देखा जाएगा। तो 62 ईयर, हालांकि ये नवंबर का न्यूज़ है, 62 ईयर ओल्ड जिसने 35 लोगों की जान ले ली चाइना में कार से लोगों को रौंदते हुए। नवंबर का ये न्यूज़ है और जुहाई सिटी में ये कांड हुआ है। क्यों? तो उसको डिवोर्स मिल गया था जिसके कारण गुस्साई थी और लोगों को रौंद दी। कितनी मज़ेदार बात है ना, डिवोर्स हो गया, अब खुशी से रहना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों को रौंदती हुई चली गई। तो कई सारे लगभग 35 लोगों की डेथ हुई है। तो कहा जा रहा है 2014 के बाद ये सबसे बड़ा इंसिडेंट चाइना का हुआ है। पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा डिप्टी लीडर अब्दुल रहमान मक्की, इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारा उठता है कि कैसे हुई कैसे नहीं हुई। ठीक है, ये ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में जाने जाते थे। यूएन 2023 में अनाउंस करता है। चाइना सैंक्शन कर रहा है 7 कंपनी को जो यूएस मिलिट्री एक्सटेंड कर रही हैं ताइवान को, जो कंपनी। तो ये चीज़ें हैं। अजरबैजान की प्लेन जो क्रैश हो गई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से यहाँ पे। तो यहाँ पे रसिया को जाने वाली अजरबैजान की ये प्लेन कहाँ पे क्रैश हुई? कजाकिस्तान में। जा कहाँ रही थी? रसिया। यहाँ पे कई सारे लोगों की डेथ हुई है। साउथ कोरिया की रिसेंटली न्यूज़ ये है कि कई सारे वहाँ के प्रेसिडेंट रिसेंटली इम्पीच हो गए। तो लगभग 2-3 प्रेसिडेंट, और इम्पीचमेंट मोशन की बात करें तो लगभग 4 बार इम्पीचमेंट मोशन हो गया है। आज के समय में प्राइम मिनिस्टर चाउ सांग मोंग ये पावर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनकी डिटेलिंग भी आएगी, उसको देखा जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।